आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक छोटा सा चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। वी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कि इलेक्ट्रिक चार्जेस बनाते हैं। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को एक मूविंग चार्ज बनाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट बनाती है। तो एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, एक लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करते हैं, कैसे फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो उसमें रखे हुए कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन दौड़ने शुरू करते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है? वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू ए कॉइल और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव तभी करते हैं जब उन पर फोर्स लगता है, और फोर्स तब लगता है जब वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, इसके अंदर क्या चेंज बनेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे और हमने ऑब्जर्व किया करंट फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमको क्या बताता है? दैट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, ये 1860 के आसपास, 1870, उन्होंने ये बोला कि इसका इन्वर्स भी सच हो सकता है। व्हाट इज इन्वर्स ऑफ दैट? कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो तो वो क्या क्रिएट कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। फिर से, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होते हैं तो क्या क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस होंगे तो क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज व्हाट ही सेड। और बाद में जाके उन्होंने प्रूफ भी किया। ओके, उन्होंने हमको एक और कंसेप्ट दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। उन्होंने हमको ये भी बताया कि जब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो दोनों ऑटोनॉमस हो जाते हैं और एक दूसरे को बनाते हैं और दोनों फील्ड मूव कर सकते हैं। ये एक बड़ा आइडिया, नया आइडिया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अपनी जगह पर बनते ही नहीं हैं, वो मूव करते जाते हैं और फिर उनको सोर्स की जरूरत नहीं रहती। सोर्स ने उनको छोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक बनाया, इसने इलेक्ट्रिक बनाया, इसने मैग्नेटिक बनाया, इसने इलेक्ट्रिक बनाया, इसने मैग्नेटिक बनाया। तो यहां से यहां तक ये आ गए और ऐसी स्पीड से आगे चलते जाते। और ये स्पीड उन्होंने कैलकुलेट की 3 × 10⁸। फिर उन्होंने ये बोला कि इसकी स्पीड 3 × 10⁸ है और वो लाइट की स्पीड है, तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजों को सुलझाया और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट, ये सब चीजें आपस में मिली हुई है, एक ही फैमिली की है, ये उन्होंने बताया। अदरवाइज हम पहले इलेक्ट्रिसिटी अलग पढ़ते थे, मैग्नेटिज्म ब्रांच ऑफ फिजिक्स अलग पढ़ते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, मार्कोनी की रेडियो वेव्स, उसके बारे में पढ़ते थे अलग, एक्सरे को अलग पढ़ते थे, गामा रेज को अलग पढ़ते थे, हीट को अलग पढ़ते थे और लाइट को अलग पढ़ते थे। उन्होंने बोला कि नहीं, ये पूरी एक ही फैमिली है, सबका एक ही कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हीट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे, गामा रेज, लाइट, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये उन्होंने प्रूफ किया एक कैरेक्टरिस्टिक से, आपको भी याद रखना है, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक इज वेलोसिटी। सबकी वेलोसिटी एक है, 3 × 10⁸। सो विच इज द कॉमन
एक क्वेश्चन का आंसर आपका तैयार हुआ, विच इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक with which we can prove that all these belong to one family. That common characteristic is velocity. ठीक है, इससे उन्होंने पकड़ा कि ये सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। तो इतना सारा काम मैक्सवेल ने किया और कैलकुलेशंस करके हर चीज को उन्होंने प्रूव किया। अभी तक हम लाइट को एक्चुअली चला के देखते थे कि उसकी वेलोसिटी क्या है, रिफ्लेक्ट करा के, न्यूटन के एक्सपेरिमेंट करके, ये उन्होंने मैथमेटिक्स से पेपर में बनाकर दिखाया कि लाइट की वेलोसिटी इतनी आनी चाहिए, एंड दैट वाज एग्जैक्टली 3 × 10⁸ सो ही इज ए बिग अथॉरिटी इन फिजिक्स, और उन्होंने हमको बहुत सारे कंसेप्ट दिए और पूरी फैमिली को एक बनाया, और मैथमेटिक्स में हर चीज को उन्होंने प्रूव किया। उन्होंने फेमस 4 इक्वेशन चुने, बनाए, और उनको हम बोलेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सो ही हैज समड अप इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, electromagnetic waves and light into one family, and he made 4 fundamental equations. Those equations are known as Maxwell's equations. He gave an idea of displacement current, and with displacement current he made one of the 4 fundamental equations to explain electromagnetic waves. So we have to study one, Maxwell's equations, and other, what is displacement current, what he discovered. So let us first see what is displacement current. So electric field, magnetic field, EM waves, light, all these are one family. Okay, so to study their relations and Maxwell's equations, first we go for displacement current. Displacement current. We know current, electric current, the flow of charge is electric current. Displacement current, something which displaces current. Now something which displaces current, what it will do? Answer, it will do the same job what current is doing. अगर हमारे यहाँ कोई आदमी कोई काम करता है और वो ड्यूटी पे नहीं आता, तो हम उसकी जगह उसका डिस्प्लेसमेंट लेकर आते हैं जो कि उसी काम को करेगा। ओके, ऐसी सिचुएशन कहाँ पर होती है? तो देखिए, एक सर्किट है, इस सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं। It may be DC, it may be AC. ये कैपेसिटर इसमें लगा है। जब इसमें करंट फ्लो होगी तो यहां तो करंट जाती है I, ये I अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है B। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है, आप सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में आई का कुछ रिलेशन होता है, डू यू रिमेंबर? म्यू नॉट एन आई इज फॉर सोलेनॉइड, और एक स्ट्रेट लाइन के लिए भी होता है। ओके, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr डिस्टेंस लेके उससे हम लोग निकालते हैं B की वैल्यू। पर I मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, दिस वी नो, और हम सब ने पढ़ा हुआ है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ म्यू नॉट I that is equal to line integral of, yes, magnetic field. line integral of magnetic field कितना होता है? या इसको हम कह सकते हैं इंटीग्रल dl into B
BdL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। याद आया? क्लोज्ड इंटीग्रल BdL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इससे हमको पता लगता है कि B किस पर डिपेंड करता है? I पर डिपेंड करता है। यहाँ करंट फ्लो होती है तो B बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और करंट कैसे फ्लो होती है? करंट फ्लो होती है I, दिस इज इक्वल टू dq by dt. What is q? The charges. The change in charges, the flow in charges gives the current and current gives the magnetic field. Relation आ गया? The charges are moving. चार्ज को मूव करने के लिए क्या चाहिए? आंसर है कंडक्टर। ये कंडक्टर। क्या बिना कंडक्टर के चार्ज मूव कर सकता है? चार्ज की कंपलसरी कंडीशन क्या होती है? चार्ज इज कैरिड बाय मटेरियल। तो अगर चार्ज को मूव करना है तो मटेरियल को मूव करना है तो मटेरियल चाहिए। क्या वैक्यूम में चार्ज मूव कर सकता है? फ्री स्पेस में चार्ज मूव कर सकता है? नो। अगर चार्ज मूव नहीं कर सकता तो क्या फ्री स्पेस में करंट फ्लो हो सकती है? नहीं हो सकती है। ओके, तो ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इस करंट के कारण चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके लिए करंट फ्लो हो रही है और करंट के कारण B बनता है। नाउ कम टू दिस पोर्शन। दिस इज ए कैपेसिटर। ऐसा इसके चार्जेस यहां जमा होते हैं, बट चार्जेस कैन नॉट मूव हियर, क्योंकि इसके बीच में कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, तो चार्जेस मूव नहीं होंगे। अगर चार्जेस मूव नहीं होंगे तो यहां पर करंट है या करंट नहीं है? व्हाट डू यू से? बिकॉज चार्जेस कैन नॉट मूव और करंट किससे बनती है? चार्जेस से बनती है, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती। अगर करंट फ्लो नहीं हो सकती तो ये जैसे यहां पर B मिल रहा है वैसे ही हमको यहां पर B मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आंसर है B नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां जब हम एम्पियर्स लूप बनाते, ये एम्पियर्स लूप, तो इस एम्पियर लूप के अंदर करंट कितनी है? 0। अगर इस एम्पियर लूप के अंदर करंट 0 है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनना चाहिए, राइट? ये एम्पियर्स लॉ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक्चुअली बनता है। यहां पर हमने नीडल रखी और वो नीडल ऐसे मूव कर गई, दैट मीन्स देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर नीडल रखी तो ये नीडल भी मूव कर गई, दैट मीन्स हियर इज ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन गया जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है? ओके, ये चीज सबसे पहले मैक्सवेल ने क्लियर की। उनका ये कहना था कि यहां पर करंट नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट से बनता है, दैट इज ट्रू। तो फिर गलती कहां है? वेयर इज द मिस्टेक? तो उनका ये कहना था मिस्टेक इज इन योर डेफिनेशन ऑफ करंट। अभी तक हम डेफिनेशन ऑफ करंट क्या मानते हैं? द फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। ही सेज दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। दिस इज वन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन बट नॉट द कंप्लीट। When the charges are flowing, it forms current. That is correct. But if the charges are not flowing, even then there can be current. वो उन्होंने नया कंसेप्ट हमको दिया। What he says that at this place there is electric field plus to minus. Because of this AC, this electric field may be changing. कम ज्यादा होगा, और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा होता है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अभी तक हमारा कंसेप्ट क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। यहां पर उन्होंने क्या बोला? एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट का काम कर रहा है।
right? So a changing electric field is doing the duty of electric current. So he said that a changing electric field is a displacement of electric current, is a displacement of electric current, और उसी का ही उन्होंने नाम रख दिया displacement current. So what is a displacement current? Displacement current is a varying electric field. Why it is called a displacement current? Because it is doing the same job as a current can do. What a current can do? Current can create a magnetic field, and changing electric field can also create a magnetic field. That is why a changing electric field is as good as electric current. तो उनका ये मानना था कि जिस लोकेशन पे चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते, वहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन करें, it will do the same job. So that is displacement current. So presence of B over gap of capacitor plate. This is displacement current. So varying electric field creates displacement current. अब हमको ये इसका एक्सप्रेशन बनाना है कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होती है. तो उन्होंने इसका बनाया डिस्प्लेसमेंट करंट का एक उन्होंने हमको इक्वेशन बनाकर बताया. नॉर्मली हम लोग करंट किसके बराबर लेते हैं? dq बाई dt, dq बाई dt. और इसमें इन्होंने हमको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करना है. हाँ, ये इक्वेशन समझिए. इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया. देयर इज ए स्फेरिकल एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन आर स्क्वायर एट ए डिस्टेंस r विच इज इक्वल टू रेडियस. तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, ये E है, और इसके साथ किसको मल्टीप्लाई किया? A को. बट 4 पाई आर स्क्वायर ये क्या चीज है? एरिया. तो इसको हमने क्या लिख दिया? एरिया. नाउ दिस एरिया एंड एरिया आर कैंसल्ड. सो व्हाट वी गेट? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू व्हाट? फ्लक्स. ठीक. अब Q से हम करंट कैसे बनाते हैं? Q से करंट बनाते हैं d बाई dt करके. तो दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट कर दिया. तो इधर क्या हुआ? d फाई बाई dt, d फाई बाई dt, और इधर क्या हुआ? dq बाई dt इंटू एप्सिलॉन नॉट. और dq बाई dt क्या चीज है? I. सो I अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई d फाई बाई dt. दिस व्हाट इज दिस? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया. ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टाइम, ये हमको क्या देता है? करंट. दिस इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट. और ये करंट हमको क्या देती है? मैग्नेटिक फील्ड. अब यहां पर देखिए कि हमने करंट चार्ज से नहीं बनाई. करंट किससे बनाई? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाई. और यहां पर ऐसी लोकेशन है जहां चार्ज मूव नहीं कर सकता. इसलिए ये वाली करंट हमारी कन्वेंशनल करंट, पुरानी करंट जो चार्ज के फ्लो से चलती थी, वो करंट नहीं है. अगर ये वो करंट नहीं है तो ये कौन सी करंट है? तो ये उस करंट का डिस्प्लेसमेंट है. इसलिए इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट. तो डिस्प्लेसमेंट करंट का हमको ये फॉर्मूला मिल गया. I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एंड d फाई बाई dt. और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है. वी विल राइट इट डिस्प्लेसमेंट करंट.
और I जो कंडक्शन से होती है, कंडक्शन करंट, वो किसके बराबर होती है? दैट इज dq by dt। ऐसा ले सकते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट करना चाहें तो यहां करिए, I इज इक्वल टू वॉट? यस, म्यू नॉट को इधर लाइए तो दैट विल बी I विद द ये, यहां पर ये हो जाएगा I इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल dl इंटू b, दैट इज b dl। ये देखिए, ये कौन सी I है? किसके साथ रिलेटेड? हाँ, एम्पियर्स लॉ है। म्यू नॉट I इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल b dl। हियर I इज कनेक्टेड टू b, हियर I इज कनेक्टेड टू E, हियर I इज कनेक्टेड टू Q। तो I का चार्ज के साथ रिलेशन, I का B के साथ रिलेशन और I का E के साथ रिलेशन। अब जिस जगह पर चार्ज के जाने की फैसिलिटी है वहां पर देखिए, I का बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, इसके लिए हमको क्या चाहिए? B। B के लिए हम दो तरह से करंट यूज करते हैं, एक चार्ज फ्लो करा के और दूसरा बिना चार्ज फ्लो कराए। उस समय हम किसको मूव करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह की करंट होती है। वन इज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वन इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज वाले को क्या कहेंगे? करंट ड्यू टू चार्ज, एंड दिस इज करंट डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब किसी भी एक सर्किट में यहां पर करंट फ्लो हो रही है, तो ये कौन सी करंट है? तो आंसर है कि पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट को हम लिखेंगे, करंट इन द सर्किट इज सम ऑफ कंडक्टिंग करंट एंड सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। सम ऑफ कंडक्टिंग करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस गिव्स द टोटल करंट इन द सर्किट। ओके, आपको ये लगेगा कि ऐसे तो करंट डबल हो जाएगी, तो करंट डबल नहीं होगी। जिस लोकेशन में चार्जेस की करंट होगी वहां ID की वैल्यू 0 होगी, और जिस जगह ID फ्लो हो रही है, I डिस्प्लेसमेंट, वहां पे I कंडक्टिंग कितनी है? 0। ठीक है, in conductor I is equal to IC। within capacitor I is equal to ऐसे, और किसी भी लोकेशन पर आप दोनों को ऐड कर दीजिए, सम वही आएगा I। और ये दोनों कैसी होती हैं? इक्वल, और इक्वल होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है एक ब्रांच में करंट की वैल्यू नहीं बदलती, इसलिए जितनी करंट यहाँ है उतनी करंट यहाँ है, तो उतनी ही करंट यहाँ भी है। तो क्या I डिस्प्लेसमेंट I कंडक्टिंग से कम होती है, ज्यादा होती है कि बराबर होती है? तो आंसर क्या है? इट इज ऑलवेज इक्वल, क्योंकि एक ही सर्किट में करंट वेरी नहीं कर सकती। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर से इसका फॉर्मूला ये आप देख रहे हैं, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला और वी कैन यूज इट एप्सिलॉन नॉट d बाई डी टी ऑफ फाई ई को क्या लिख सकते हैं? E इंटू ए। तो dE by dt is varying electric field which creates displacement current। ये याद रखिएगा, this is the main formula। Change in electric field creates creates displacement current। And now we come to famous Maxwell's equations। Maxwell ने
बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा 4 इक्वेशन पर बेस्ड है, and the complete electromagnetism can be understood by these 4 equations only. All other equations are their derivations. Okay, पहला इक्वेशन जो उन्होंने बताया, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, that was the cause of electric field is electric charge. जिसका ये मतलब है जहां इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होना कंपलसरी है। दूसरा, इसी का उल्टा, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज जरूर होगा। और ये उन्होंने बताया गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। व्हाट डज दैट से, गॉस थ्योरम बताइए। यस, वेरी गुड, गॉस थ्योरम और गॉसेस लॉ। हाँ, क्या था? क्लोज्ड इंटीग्रल वेरी गुड, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें लेफ्ट साइड में कौन है? ई, और राइट साइड में कौन है? क्यू। ई इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय क्यू। तो इससे रिजल्ट क्या निकला? Q and E coexist, यानी Q है तो E बनेगा ही और E है तो Q बनेगा ही। दूसरा, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ओके, याद है आपको? क्लोज इंटीग्रल, वेरी गुड, ठीक बोल रहे हैं। बी डी एस इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ए कंटिन्यूअस लूप and there is no starting point or termination of magnetic field, and there are no two independent different poles like North Pole and South Pole. That means the North Pole and South Pole cannot be separated. अगर हमने एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनाया है तो उसी कॉइल को इधर से देखेंगे तो नॉर्थ दिखेगी और इधर से देखेंगे तो साउथ दिखेगी। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन देम, दैट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, सो इससे हमको रिजल्ट निकला मैग्नेटिक फील्ड इज ए continuous loop. North and south cannot be separated, क्योंकि ये दो होते ही नहीं हैं। ये हमारी देखने की डायरेक्शन है कि दोनों तरफ से जब हम लाइन को दूर जाते हुए देखते हैं हम उसकी उल्टी डायरेक्शन में हैं तो हम क्या बोलते हैं? साउथ है। और जब हम उसके सामने आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ है। लाइन तो लाइन है, उसमें नॉर्थ साउथ कुछ नहीं होता। दैट इज गिवन बाय दिस क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एस इज इक्वल टू 0। कैसा भी आप लूप बनाइए उसके अंदर आपको अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल नहीं मिलता है, ये इसका मतलब है, इसीलिए ये 0 है। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड उन्होंने लिया है फेमस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपको याद है, EMF इज जनरेटेड बाय, yes, EMF is magnetic flux
रेट ऑफ चेंज डी फाई बाई डी टी, बस इतना ही है, ठीक है, ओके। तो ये E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये आ गया, जस्ट 5 मिनट, ओके। ये EMF, ये जो EMF है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला हमको मालूम है और वो फॉर्मूला है E इंटू डी आर। देखिए E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, तो डी वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डी आर। और इसीलिए हमने वोल्टेज का एक फॉर्मूला क्या लिया हुआ है, इंटीग्रल EDL, इंटीग्रल EDL। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल EDL इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाई बी, डी बाई डी टी ऑफ फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, B मल्टीप्लाइड बाई A, ये आया, ठीक है, ओके। E इज ए कांस्टेंट, तो हमने इसको ऐसा कर दिया, ये फॉर्मूला हम सबको मालूम है, EDL इज इक्वल टू दिस। अब ये है कौन सा, फैराडेज लॉ। इस फैराडेज लॉ से क्या पता लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, dB बाई डी टी क्या बताता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या पैदा हो रहा है, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन देता है हमको, फैराडेज लॉ। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ, एंड दिस गिव्स द सोर्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और ये हमको क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। फोर्थ इक्वेशन जो उन्होंने लिया दैट वाज एम्पियर्स लॉ, लेकिन एम्पियर्स लॉ में, हाँ, एम्पियर्स लॉ में क्या था बताइए, क्लोज्ड इंटीग्रल BDL, क्लोज्ड इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये I कौन सा था, जब एम्पियर ने बनाया था तो ये I था कंडक्शन, कंडक्शन करेंट, द करेंट ड्यू टू चार्जेस। मैक्सवेल ने इसमें क्या किया, दैट टोटल करंट ऑफ द सर्किट इज नॉट ओनली कंडक्शन करंट बट दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसकी जगह उन्होंने क्या बना दिया, म्यू नॉट I C प्लस I D। और इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट IC को IC रहने देते हैं और ये ID क्या होता है, वेरी गुड, दिस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू D बाई डी टी ऑफ E इंटू A। ये हमारा इक्वेशन बना क्लोज्ड इंटीग्रल BDL। अगर B कांस्टेंट बन रहा है तो B क्लोज्ड इंटीग्रल DL इज इक्वल टू दिस। अब इस इक्वेशन को देखिए, कौन चेंज होके क्या बनाता है, D बाई डी टी किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इससे क्या बन रहा है, B। सो this proves and relate that changing E create magnetic field। तो इसके ऊपर क्या बनाया था, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड
क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने क्या प्रूव किया? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ये किससे प्रूव होता है? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इसका हमने नाम दिया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर लॉ खाली म्यू नॉट आई था, मैक्सवेल के कारण इसमें आई में आई डी और जुड़ गया, ये टोटल बन गया। इस तरह से ये 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑल दिस। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, a changing magnetic field create electric field and a changing electric field create magnetic field. ठीक है? This explains how electromagnetic wave will be made and how they will operate. ठीक है? So this is what we are supposed to study in Maxwell's equations. इसके बाद इसकी बहुत ज़्यादा स्टडी है, but that you will do in colleges. आगे जब आप इसमें स्पेशलाइजेशन करेंगे. Okay? So let's close it here. उसके